कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती पहुंचेंगे अपना वोट डालने के लिए। वहां से हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा देते हैं। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है और हम इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोलिंग बूथ पर हैं। इसी बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 के करीब आएंगे और अपना मतदान जो है वो करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं सुबह अभी 8:30 के करीब का समय हुआ है और ये तमाम जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। आइए कुछ वोटर्स से बातचीत करते हैं कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है। ये बताइए, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? विकास की बात तो सब कर रहे हैं। नो कॉमेंट्स। विकास ही है पूरा। भाजपा भी वही कहेगी और कांग्रेस भी वही कहेगी। विकास हो रहा है, कहीं बोल रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है? लेकिन आपके लिए जब आप वोट डालेंगे तो आपके लिए क्या मैटर करेगा? यही कि विकास किसने किया है? मैं सिर्फ इंडिया का वो उम्मीदवार हूँ, इसलिए मुझे फर्ज में आता है कि वोटिंग करना। मैं वोटिंग करने आया हूँ यहाँ पे। नो कॉमेंट्स। सर आप बताइए सर, क्या ये बताइए, आज तमाम लोग हैं, वोटिंग अभी चली रही है, शुरू सुबह आ गए हैं आप, काफी उत्साहित हैं इस बार इतना सुबह? बस फिर एक बार ये सरकार बने और विकास के नाम पे आगे दौड़ चलाए। विकास ही विकास है यहाँ पे, तो विकास ही विकास है यहाँ पर। खैर जितने मतदाताओं से हमने बात की वो तमाम विकास की बात कर रहे हैं। आज के फेज की बात करें तो अहमदाबाद और जो वडोदरा है, ये कुछ मेन सेंटर्स हैं। बीजेपी का ट्रेडिशनली बहुत यहाँ पर स्ट्रांग होल्ड रहा है ये तमाम एरिया। पिछली बार अगर अहमदाबाद रीजन की हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, 16 में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार जो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अगर दूसरे चरण के मतदान की हम बात करें तो पार्टीदार आंदोलन जो है वो किस तरीके से इस पूरे चुनाव को प्रभावित करेगा, ये काफी देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विजय लक्ष्मी, अहमदाबाद। तो बहुत ही बड़ा इम्तिहान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का तमाम पैनल, सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। सुदेश वर्मा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ मौजूद है। जयशंकर गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट, निर्मल पाठक जी सीनियर जर्नलिस्ट, अनुज गुप्ता जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है स्टूडियो में, और हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी मौजूद है। अनुज जी, अहमदाबाद के लिए कहा जाता है 21 सीटें, ऊंट जिस करवट बैठता है अहमदाबाद में पूरा गुजरात वहीं से डिसाइड होता है। क्या कह रहे हैं आप, कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए अहमदाबाद इस बार? देखिए, अहमदाबाद जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस के ऊपर 25% वोटों की बढ़त प्राप्त हुई थी। और यदि कांग्रेस ने जो सीटें जीती उनको यदि हम घटा के देखें तो शहरी क्षेत्र जो है उसमें लगभग वो 30% वोटों का अंतर था विधानसभा चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में तो ये गैप मान लीजिए कि 40% तक हो गया होगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपका एक दूसरे तथ्य की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। पहले चरण में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस बार पिछली बार की तुलना में कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कि सही बात है। आज 93 सीटों में मतदान हो रहा है, लेकिन कैंडिडेट केवल 851 है और पहले चरण में 89 सीटों में 977 उम्मीदवार थे। यानी मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने पहले चरण में जहां उनको नुकसान होने की संभावना थी वहां विभिन्न समुदायों के अलग अलग कैंडिडेट खूब सारे खड़े किए, जो कि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा करें। और आज मैंने अभी मेहसाणा सीट की हम बात कर रहे थे, मेहसाणा में पिछले बार 14 उम्मीदवार थे, इस बार 34 उम्मीदवार हैं। यानी देखिए, यहां भी नितिन पटेल डिप्टी सीएम की सीट पर कुछ खास कलाकारी हो रही है और उनमें 6 मुसलमान, 2-3 हरिजन जनरल सीट है और 6-7 ठाकुर समुदाय के, अल्पेश ठाकुर जिस कम्युनिटी से आते हैं। यानी भाजपा ने वहां पर भी उस खास सीट पर भी एक खास रणनीति अपनाई हुई है, ऐसा मुझे लगता है। राणा जी, आप क्या कहेंगे, क्या आपको भी कुछ साजिश की बू आ रही है इस तरह की, जिस तरह से एकदम सीधा सा इशारा कर दिया है अनुज जी ने? नहीं, देखिए, चुनावी रणनीति अगर अमित शाह की है, गुजरात से हैं भी और बीजेपी के वो चाणक्य माने जाते हैं, चुनाव की प्लानिंग उनकी बहुत मजबूत होती है। उनको पता है किस सीट पर कितना वोटर है, वहां कास्ट इक्वेशन क्या है और हमको कहां से वोट काटना है। अगर वोट काटने की गुंजाइश दिखेगी तो वो कैंडिडेट खड़ा करवाएंगे। और अनुज जी अगर कह रहे हैं कि मेहसाणा सीट पर अलग अलग जातियों के बहुत सारे उम्मीदवार खड़ा हुए पड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि नितिन पटेल को निकाल लेने के लिए यह पूरी कवायद बीजेपी ने की होगी। लेकिन इस बार के गुजरात चुनाव में आप अगर नॉर्थ गुजरात में आते हैं, दो तीन बातें और अहम हो जाती हैं।
शंकर सिंह वाघेला पिछली बार काशीराम राणा माफ कीजिएगा केशव पटेल के साथ 2012 में थे और बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चाबंदी थी। इस बार केशव पटेल नहीं है और शंकर सिंह वाघेला अब कांग्रेस के साथ नहीं है और उनके कैंडिडेट इस बार उत्तर गुजरात में है। उत्तर गुजरात में राजपूतों की हैसियत और राजपूतों की आबादी ठीक ठाक है। शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस को कितना डैमेज करते हैं? बागी उम्मीदवारों की संख्या भी अच्छी खासी है कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों की, वो कांग्रेस को कितना डैमेज करते हैं? अल्पेश ठाकुर, अभी 33 सीटें अभी इस बार ऐसी हैं जिस पर कि ओबीसी का दबदबा है। अल्पेश ठाकुर ओबीसी का एक मात्र नेता के तौर पर उभरते हैं और उनके चलते क्या ओबीसी कांग्रेस के साथ आकर के वोट डालेगा? हार्दिक पटेल जो अभी अगर मेहसाणा से ये इस तरह के रुझान है या इस तरह के बयान है तो मुझे लगता है कि यह स्थिति भी ठीक नहीं है। हार्दिक पटेल की अगुवाई में हार्दिक पटेल के लिए जो भीड़ उमड़ती थी वह भीड़ का वोट में बदलने जा रही है, यह भी कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है। तो यह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस बार के चुनाव में बहुत मायने रखते हैं, खास करके दूसरे दौर के इस चुनाव में। जयशंकर जी, उत्तर गुजरात में चुनाव हो ही रहा है, वोटिंग जारी है, लगातार 2-2.5 घंटा हो चुका है। इन 3 लड़कों का जो विशेष प्रभाव है वो उत्तर गुजरात में माना जा रहा है, तो क्या लगता है कितनी निर्णायक होगी आज की वोटिंग? नहीं, देखिए, एक तो अपेक्षा देखा जाए ढंग से तो पिछले जो 2012 का चुनाव था उसमें दक्षिण गुजरात के इलाकों में, सौराष्ट्र के इलाकों में कांग्रेस की बहुत कमजोर साबित हुई थी, काफी कमजोर थी। उसके बजाय उत्तर भारत और मध्य गुजरात के इलाकों में उसकी स्थिति अपेक्षाकृत थोड़ी मजबूत थी, जिस तरह गांव में ग्रामीण इलाकों में। तो लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि इस बार उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात या मध्य गुजरात की बात नहीं है। मतदाताओं का जो भी रुझान है, अगर जो गुस्सा दिख रहा है, जो सड़कों पे रैलियों में हार्दिक पटेल की, अल्पेश ठाकुर की या जिग्नेश मेवानी की रैलियों में, उनकी सभाओं में जिस ढंग का अगर गुस्सा दिख रहा है, वो अगर ईवीएम मशीन पर पहुंच गया और ठीक से उसका ठप्पा लग गया, जो परिलक्षित हो गया नतीजों में, तो फिर उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात की बात बेमानी हो जाएगी। एक ही लहर चलेगी, जो भी चलेगी वो चाहे इधर चले चाहे उधर चले, एक ही लहर चलेगी, पूरे गुजरात में चलेगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन की लहर है, इसको रोक पाना किसी के बूते का काम नहीं। सुदेश जी, परिवर्तन की लहर कह रहे हैं जयशंकर जी, क्या आप मानते हैं कि इस बार परिवर्तन हो सकता है गुजरात में? लहर आपके साथ नहीं है जिस तरह से हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश उभरे हैं? जयशंकर जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो ऐसा व्यू रख सकते हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूं। 2002 से मैंने भी गुजरात के चुनाव को कवर किया था जब मैं पत्रकार था, तो मैं आपको बता दूं नेशनल मीडिया इसी तरह से देखना चाहती रही है और हर बार चुनाव के समय वो बीजेपी को हराते रहे, नरेंद्र मोदी जी को हराते रहे हैं। लेकिन जब डब्बा खुलता है तो आप देखते हैं कि बीजेपी को फिर से एक मैंडेट मिला है गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के लिए। आप बताइए, जब एक नाव पर आदमी सवार है सर, इस जो डब्बा खुलता है, जो आप अपने फेवर में खुलता है, उसके ऊपर बहुत जवाबदेही है आपकी। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि डब्बा खुलेगा तो वो आप ही के पक्ष में खुलेगा, ये बहुत सवाल खड़े करता है सर। इसलिए आपका बयान है। नहीं, इसलिए कि लोगों पर हमें विश्वास है। देखिए, आप जिस नाव पर सवार हैं और वो नाव सही गति से चल रही है, आपको सही गंतव्य स्थान पर पहुंचा रही है, तो आप दूसरे नाव पर क्यों जाएंगे? पता है कि देख रहे हैं कैसे लोग हैं जिन्होंने पूरा लूटा है, जिन्होंने पूरा देश को लूटा है, वो एक अल्टरनेटिव खड़ा करेंगे। बहुत जरूरी है बीजेपी हार जाए इस बार। नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हैं? आप तो इलेक्शन तो आपके कंट्रोल में थी। चलिए, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। चलिए, ठीक है, हमारे कंट्रोल में विकास है, जो हमने विकास दिया है, हमें पूरा भरोसा है कि विकास का तो आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जिस गुजरात मॉडल पे 150 के सुदेश जी, जिस गुजरात मॉडल पे आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, उस विकास मॉडल से तो आप बहुत हट गए हैं। आप तो सीडी रिलीज कर रहे हैं, आप विश्वास की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, जब शुरुआत हुई थी चुनाव में तो कांग्रेस ने विकास को एजेंडा बनाने का सोचा। उन्होंने क्या बोला? विकास पगला गया है। क्यों बोला ऐसा?
क्योंकि उन्होंने देखा कि विकास के सारे इंडिकेटर्स लेके मैं बैठा हुआ हूं आपके चैनल के लिए, तो कांग्रेस को लगा कि विकास पर तो हम अटैक कर नहीं सकते, तो वो खुद ही पगला गए विकास देख के। तो उसके बाद नए नए एजेंडे लेके शुरू किए। आप बताइए, राहुल गांधी जी के जो सिपल सलार है कपिल सिब्बल साहब, वो क्या बोले सुप्रीम कोर्ट में, फिर आप आ गए उसी बात पे, आप फिर उसी बात पे आ गए। आप विकास, राहुल गांधी की पहली रैली से लेके शुरू कर दिया। राणा सर कुछ कह रहे हैं। सुदेश, दो सवाल है। जो आपके हाथ में ये डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें दो बुनियादी बातें होती हैं, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और एक एजुकेशन को लेकर के है। कर पाती है कांग्रेस? कोई कांग्रेस डिवाइड एंड रूल करते रही है, कुछ कास्टों को जोड़ लो और एक समीकरण बना लो और चुनाव जीत लो। आपका सुदेश, नहीं, आप क्या करते रहे हैं? विकास की आप क्या करते रहे? बिहार में जितने दलों को आपने एनडीए के हिस्से में किया, वो क्या थे? वो जातियों से बाहर के नेता हैं या जातीय नेता हैं? अगर गुजरात में कांग्रेस ने कर दिया है तो आपसे अलग क्या है? इस पर मत जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट का इंडेक्स लेकर के बैठे हुए हैं, किसी भी समाज के विकास के दो बड़े पैमाने होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और आपके एजुकेशन का मामला, और इन दोनों पर आप पिटे पड़े हैं। कांग्रेस यही आपको कहती है कि आपने किया क्या है अपने इंडेक्स में, यही दो चीजें बताइए ना, कहां हैं आप? जवाब दीजिए सुदेश जी। लग रहा है सुदेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे चर्चा को। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है, 2-2.5 घंटा बीत चुका है, दूसरे दौर का जो वोटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। 93 सीटों के लिए ये वोटिंग जारी है गुजरात में, उत्तरी गुजरात और मध्य गुजरात में। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां आज सुबह पहुंची थी वोट डालने के लिए, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और हार्दिक के मां बाप। पाटीदार आंदोलन का जो सबसे बड़ा चेहरा है हार्दिक पटेल, ये एक नया चेहरा उभरा है इस चुनाव में, और उनके माता पिता भी अब वीवीआईपीज की लिस्ट में आ चुके हैं। और राणा सर, हार्दिक के मां बाप भी अब आ चुके हैं वीवीआईपीज की लिस्ट में। आज हम भी उन्हें भी 4 तस्वीरों में काट रहे हैं, जो पिछले चुनावों तक हम कहीं जिक्र भी नहीं था। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हार्दिक ने पिछले 2 साल में पाटीदार आंदोलन को लेकर के अपनी एक जगह तो बनाई है गुजरात में, और उनकी रैलियों ने बताया है कि हार्दिक की लोकप्रियता बहुत बड़ी है। गुजरात के जो कद्दावर नेता हैं और जो जमीन के नेता हैं, हार्दिक 23 साल के उनमें उन नेताओं में गिने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हार्दिक के माता पिता को अगर मीडिया कवर कर रहा है तो उसके हकदार हार्दिक और हार्दिक का परिवार तो है। चलिए, तो ये चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी। सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सभी मास्टर्स हैं अपने अपने फील्ड के। गुजरात का जितने एरियाज हैं, मध्य गुजरात हो, सेंट्रल हो, ये सबके मास्टर्स हमारे साथ हैं। ये चर्चा लगातार जारी है।